दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि अगर कोई व्यक्ति बैनामा करा लेता है, कोई विक्रय पत्र निष्पादित हो जाता है, तो उस विक्रय पत्र और आप उस विक्रय पत्र के विरोध में हैं। आप जानते हैं कि वो फर्जी हो गया है। विक्रय पत्र है या कोई वसीयत है या और भी कोई इंस्ट्रूमेंट है, दान पत्र है, और जिस व्यक्ति ने उसको कराया है, जो परचेजर है या जो बेनिफिशियरी है, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में म्यूटेशन कराने का प्रयत्न करता है, म्यूटेशन के लिए अप्लाई करता है, माने दाखिल खारिज का प्रयास करता है, मुकदमा डालता है। और उस दाखिल खारिज के मुकदमे में वहाँ का जो भी रेवेन्यू ऑफिसर है, माने तहसीलदार या नायब तहसीलदार, वो उसमें बिल्कुल तैयार हैं उसका म्यूटेशन करने के लिए। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपके पास कौन से विकल्प हैं? ज़्यादातर लोग वहीं फंस जाते हैं और वहीं लड़ने झगड़ने लगते हैं, वहीं मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन जो मुख्य काम होता है, अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी सेल डीड से, किसी बिल से, किसी गिफ्ट डीड से या अन्य किसी प्रकार के किसी डॉक्यूमेंट से कोई समस्या है, जो आपको डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो सबसे पहले आप उस इंस्ट्रूमेंट को, उस दस्तावेज को निरस्त कराए जाने का वाद सक्षम न्यायालय में दाखिल करें। दोस्तों, अगर आप उस इंस्ट्रूमेंट को निरस्त कराए जाने का वाद नहीं लाते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को या उस डॉक्यूमेंट को निरस्त नहीं कराते हैं, तो केवल दाखिल खारिज रोकने से आपका काम नहीं चलेगा। जब आप यहाँ उसको रिजेक्ट कराने या उसको निरस्त कराने का, वाइड या वाइडेबल घोषित कराने का मुकदमा लाते हैं, तो उस मुकदमे में एक अनुतोष और जोड़ लें। अनुतोष ये जोड़ लें कि न्यायालय की जो आज्ञप्ति है उसके द्वारा प्रतिवादी को रोक दिया जावे कि ना तो इस विक्रय पत्र के आधार पर कोई नया विक्रय करे और ना ही इस विक्रय पत्र के आधार पर कोई ऋण या भार ही उत्पन्न करे, ना इस विक्रय पत्र के आधार पर हमारे कब्जा और दखल में कोई इंटरफियर करे। तो दोस्तों, जब ये हो जाता है तो फिर उसकी बिक्री नहीं हो सकती, बिक्री रुक जाती है। और अगर आप यहाँ सिविल सूट दाखिल करके इसका एक सवाल तलाश बनवा करके उस रेवेन्यू की कोर्ट में देते हैं कि इसको निरस्त कराए जाने का मुकदमा दाखिल हो गया है, तो वो जल्दी दाखिल खारिज नहीं करते। लेकिन समस्या यहाँ एक आती है कि जो दाखिल खारिज की प्रणाली है वो बहुत हल्के प्रकृति की होती है। वो केवल इसलिए होती है कि इस जमीन का या इस लैंड का जो राजस्व है, भू राजस्व, वो कौन देगा, कौन अदा करेगा। तो जिसके पक्ष में बैनामा होता है, भले ही वो फर्जी है, उसके पक्ष में दाखिल खारिज हो जाता है ताकि वो लाइबल हो जाए वो रेवेन्यू देने के लिए। लेकिन आप ऐसा ना करिए। इसी संबंध में एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जजमेंट है जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, जजमेंट है, बड़ा अच्छा जजमेंट है, इसीलिए मैंने आज कोट कर दिया। ये राम प्रकाश आदि बनाम शांति आदि 2014 RLT BR 90, ये राजस्व परिषद लखनऊ में जजमेंट हुआ है 25 अप्रैल 2014 को। रिवीजन नंबर 1223 आप 2010-11 और जनपद कानपुर नगर का मामला है ये। इसमें दोस्तों क्या था मामला कि इसमें नामांतरण आदेश पारित किया गया, लेकिन जिस विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया गया उसको फर्जी बताया गया कि ये फोरफिटेड है, फर्जी है। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ, निगरानी दाखिल हुई और ये मामला कानपुर नगर की नरबल तहसील का है। और इसमें नायब तहसीलदार नरबल के आदेश दिनांक 7 जुलाई 2010 और 15 फरवरी 2011 के विरुद्ध परिषद में निगरानी दाखिल की गई। और उसमें कथन किया गया कि प्रार्थीगण व उनके चाचा रूपन की भूमधरी थी, रूपन की पत्नी फूलमती थी, उनका देहांत हो गया था और विपक्षी शांति ने फूलमती का नाम खतौनी में अंकित रहने का गलत लाभ उठाकर बैनामा दिशा देकर करवाया। इस कारण शून्य है। प्रार्थीगण सही खातेदार हैं, इसलिए RCMM के अनुसार बैनामा आधारित कार्रवाई में आवश्यक पक्षकार हैं व इश्तहार की एक प्रति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। विपक्षी ने तथाकथित शून्य बैनामे के आधार पर नामांतरण प्रार्थना पत्र दिया, इश्तहार विधिवत तामील कराए गए और एक पक्षी रूप से तहसीलदार ने एक फर्जी बैनामे के आधार पर विपक्षी शांति के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित कर दिया। इस विवाद के निर्णय का बिंदु यह है कि फूलमती जीवित है या नहीं, विक्रय का निष्पादन फूलमती ने किया अथवा ननकी ने। एक पक्षीय आदेश का ज्ञान होने पर प्रार्थी
बदायरा प्रार्थना पत्र दिया। संबंधित नायब तहसीलदार ने इश्तेहार की स्थिति निर्णय किए बिना, बिंदु पर गवाही लिए बिना निर्णय किया और अवर न्यायालय को निरस्त करके वाद को मूल रूप में प्रतिस्थापित करने का अभिवचन किया गया। अब इसमें दोस्तों इस मामले में इसकी कोई बात नहीं यहाँ हो रही है कि बैनामा किसने किया। इसमें जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये कहा कि इस आर्डर में इलीगलिटी क्या है। जैसे मान लेते हैं कि अगर नायब तहसीलदार नरबल ने यह आदेश कर दिया है कि इनका नाम खारिज होकर के और इनका नाम अंकित किया जाए, तो इस आर्डर में इलीगल क्या हुआ है ये पूछा है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने। तो इसमें बताया है हॉनरेबल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, उसको देख लेते हैं। इसमें कहा है कि विचार न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 7 जुलाई 2010 के माध्यम से बैनामे के आधार पर पंजीकृत बैनामे दिनांक 17 मई 2010 के आधार पर कृति का नाम दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए। विचारण न्यायालय के इस आदेश दिनांक 7 जुलाई 2010 के विरुद्ध पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, रेस्टोरेशन आया, जिसे विचार न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद 15 फरवरी 2011 को निरस्त कर दिया। विचार न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15 फरवरी 2011 में स्पष्ट किया कि विक्रेती फूलमती का नाम खतौनी में दर्ज है। उसने नियमानुसार पंजीकृत विक्रय पत्र लिखा है, जिसमें इश्तेहार होने के पश्चात नामांतरण आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने इस आदेश में क्या विधिक त्रुटि की है, इसको निगरानीकर्ता स्पष्ट कर पाने में पूर्णतया असफल रहे हैं। निगरानीकर्ता को चाहिए, अब इसमें देखो डायरेक्शन उन्होंने दिया है, चाहिए माने उनको बताया है कि वो बैनामा निरस्तीकरण का वाद प्रस्तुत करके न्याय प्राप्त करें। माने उनको चाहिए कि इस दाखिल खारिज के आदेश के पीछे ना पड़ के वो कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड का मुकदमा ले आए और अपना केस डिस्पोज करा लें। इस आर्डर में कोई विधिक त्रुटि नहीं है और निगरानी उन्होंने निरस्त कर दी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ज़्यादातर मामले हमारे पास आते हैं, उनमें यही होता है कि बैनामा हो गया, कोई फर्जी हो गया, दाखिल खारिज चलने लगा, तो आप वहीं दाखिल खारिज में फंस के रह जाते हैं, वहीं उलझ जाते हैं। जबकि आपको तुरंत सिविल कोर्ट में कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड या कैंसिलेशन ऑफ बिल या कैंसिलेशन ऑफ जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको निरस्त कराने का मुकदमा लाना चाहिए और तत्काल रेमेडी लेनी चाहिए। धन्यवाद।